बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हाइटल हर्निया और एक्लेज़िया के हवाले से पढ़ेंगे, जो कि जीआई ट्रेट के इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। इन दोनों को हम आज इसी वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट वगैरह और उसके अलावा जो सिम्पटम्स होते हैं इनके, ये सारी चीज़ें और रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, वो हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज में अच्छी खासी इंक्रीज़ में ला सकते हैं। अच्छा, तो हाइटल हर्निया को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि हर्निया क्या है? तो बेसिकली हर्निया उसे कहते हैं कि जब भी कोई भी बॉडी का ऑर्गन अपनी ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन की लोकेशन में चला जाए, ठीक है? क्यों चला जाए? इसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, या तो उसके मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ठीक है? या फिर ये एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आ जाती है, या फिर ट्रॉमा हो गई, कोई इंजरी हो गई, तो इसकी वजह से एक ऑर्गन अपनी ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन की लोकेशन में चला जाता है। तो उसे हम हर्निया कहते हैं। तो हर्निया के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक हाइटल हर्निया हो गया जो कि स्टमक और इसोफेगस में होता है, और इसके अलावा अम्बिलिकल हर्निया होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं हर्निया के। तो यहाँ पे हम हाइटल हर्निया को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हाइटल हर्निया में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो मतलब इसोफेगस के लोकेशन में आ जाता है। क्यों आ जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस थ्रू द इसोफेगल हाइटस ऑफ द डायफ्राम इनटू द थोरेसिक कैविटी। मतलब स्टमक का सम पार्ट जो कि ऊपर होता है, फंडस को आप बोलें, या फिर ये कहें कि जहाँ पे इसोफेजल स्फिंक्टर खत्म होता है वहाँ का पार्ट बोलें, तो ये चीज़ भी आप कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टमक का ऊपर पार्ट होता है ना, फंडस, उसको कहते हैं कि वो स्टमक का पार्ट जबकि आपके इसोफेगस में चला जाए, मतलब डायफ्राम का जो मसल होता है ना, वो मसल्स में वीकनेस आने की वजह से, उसमें वीकनेस क्यों आती है? यहाँ पे जो नीचे फैक्टर लिखे हुए हैं, इंक्रीज़ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, ये क्यों बढ़ेगा? ज़्यादातर ये वुमेन्स में बढ़ता है, क्योंकि उनके एब्डोमेन में बेबी होने की वजह से, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनके एब्डोमेन में बेबी होने की वजह से उसके एब्डोमेन में प्रेशर आता है, और जो डायफ्राम होता है वो मतलब इतना प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा स्टमक जो है ना वो इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है? और उसके अलावा टाइट क्लॉथिंग पहनने की वजह से, मतलब टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको हो सकती है। अच्छा, और उसके अलावा क्या चीज़ होती है? इंक्रीज़ एज, मतलब कोई ओल्ड एज पीपल्स होते हैं ना, तो उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके मसल्स में मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, ताकत नहीं होती ताकि वो प्रेशर को होल्ड कर सकें। तो उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टमक ईज़िली इसोफेगस में चला जाता है। और उसके अलावा कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से भी हो सकता है, और कंजेनिटल वीकनेस, यानी जो बच्चा, कंजेनिटल हम उसे कहते हैं, वो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिला हो, मतलब जब वो पैदा हुआ हो तो उसके साथ ये कंडीशन हो, तो उसे हम कंजेनिटल कहते हैं। तो कंजेनिटल वीकनेस से भी यही मुराद है कि जो कोई भी मतलब बच्चा पैदा हुआ हो तो उसके मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो, मतलब जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को, मतलब प्रेशर को होल्ड ना कर पाए, जिसकी वजह से उनको मतलब हाइटल हर्निया हो सकती है, लाइक उसका जो स्टमक है वो ऊपर जाके इसोफेगस में चला जाता है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, तो हाइटल हर्निया यहाँ पे एक नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है? जो सेकंड पिक्चर है वो देखें आप। नॉर्मल में आप देखें तो स्टमक नीचे, उसके ऊपर जो है ना आपको डायफ्राम नज़र आ रहा होगा, ठीक है? जो कि स्टमक को होल्ड करके रखता है। और दूसरे फिगर में अगर आप देखें तो स्टमक का सम पार्ट क्या है? ऊपर आ गया है, ठीक है? दोनों पिक्चर में सेम ही नज़र आ रहा है हमें। तो ये चीज़ जब हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को हाइटल हर्निया हो गया है, और इसका जो स्टमक है वो ऊपर इसोफेगस में चला गया है, ठीक है? तो इसोफेगस में स्टमक जाने की वजह से बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक मैंने पहले भी जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में बताया है कि हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल सीक्रेट हो रही होती है, और उसके अलावा वहाँ पे म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं जो कि स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एचसीएल से, एसिड से, ताकि हमें कोई मतलब वो ना हो, हार्ट बर्न ना हो, लाइक कोई स्टमक के अल्सर वगैरह ना हो, तो ये चीज़ होती है। तो जब ये आपका आ जाएगा, अपने इसोफेगस में आ जाएगा ये एसिड वगैरह, तो वहाँ पे तो म्यूकस सेल नहीं है,
तो वहाँ पे ये ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो ये इनके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपको मतलब हार्ट बर्न हो सकता है, उसके अलावा स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी, डिस्फेजिया हो सकती है और उसके अलावा मज़ीद ये चीज़ आ जाती है कि आपको मतलब रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकता है फूड जो आप खाते हैं, जो कि हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और इसके अलावा हाइडल हर्निया की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। मोस्ट काज़ेज़ आर एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनके जो काज़ेज़ होते हैं ना हाइडल हर्निया के वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मतलब उनके कोई सिम्पटम्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, कि ये चीज़ हो गई इसकी वज़ह से नहीं। अच्छा तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसका सबसे पहला पार्ट है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया जिसमें क्या होता है कि स्टमक का जो फंडस पार्ट है ना ऊपर वाला फंडस पार्ट वो मतलब स्लाइड करके आ जाता है आपके ईसोफेगस में तो उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग हाइटल हर्निया लाइक यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें तो ये पहली वाली फिगर आपको नॉर्मल स्टमक नजर आ रही है सेकंड वाली फिगर में आपको नीचे दिखा रहा है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया जिसमें स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है? फंडस जिसे हम कह रहे हैं सॉरी फंडस नहीं इसमें क्या कह रहा है इसोफिकल फंडस ऑफ द स्टमक हाँ, स्टमक का जो फंडस पार्ट है वो आपका ऊपर आ जाता है स्टमक में, ठीक है? तो जिसे हम क्या कहते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया मतलब थोड़ा बहुत पार्ट है स्टमक का, वो स्लाइड करके आपके आ गया है इसोफेगस में, तो उसे हम स्लाइडिंग हाइटल हर्निया कहेंगे, ठीक है? और इसके अलावा पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया सेकंड पार्ट है इसका। The esophageal, the gastroesophageal junction is a normal place but part of stomach herniate through esophageal hiatus. ठीक है मतलब यहाँ पे कह रहा है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन इज इन नॉर्मल प्लेस मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है लेकिन ऊपर के पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन एंड फंडस मतलब दोनों इन्वॉल्व होते हैं लाइक गैस्ट्रोइसोफेजियल हम उसे कहते हैं जंक्शन जहाँ पे स्टमक और आपका ईसोफेगस कनेक्ट हो रहे हो लाइक ईसोफेजियल स्फिंक्टर उसको बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में स्लाइडिंग में ये चीज़ इन्वॉल्व है लेकिन सेकंड पार्ट में ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं है कि वो कह रहा है कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन इज इन नॉर्मल कंडीशन मतलब वो नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। वो हर्निएट नहीं कर रही है स्टमक में। फिर क्या हो रहा है through esophageal hernia can become strangulated, client may develop gastritis with bleeding. हर्निया कैन बिकम स्ट्रेंगुलेटेड मतलब वहां पे क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है मसल्स में जिसकी वजह से स्टमक खुद ही मतलब हर्निया में स्टमक उसमें नहीं जाता आपके इसोफेगस में नहीं जाता ये आपके डायफ्राम के ऊपर चला जाता है ठीक है आपके इसोफेगस में नहीं जाता ये ऊपर चला जाता है आपके डायफ्राम में जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो की जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है मतलब रिड्यूस हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पे सेल डैमेज हो सकते हैं और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकती हैं लाइक आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है जिसे हम वो कहते हैं क्या इसोफेजियल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं या फिर स्टमक ब्लीडिंग भी कह सकते हैं ये चीज़ आपको पेरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया के टाइप में हो सकती है ठीक है अच्छा और उसके अलावा अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, ठीक है, साइन सिम्पटम्स की बात करें तो वो सिमिलर हैं जीईआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैनिफेस्टेशन हमने क्या-क्या बताए थे लाइक आपको हार्टबर्न पढ़ा था हमने, जब भी आप खाना खाएँगे तो आपको मतलब एक जलन सी स्टमक में महसूस होगी और उसके अलावा फूड जो है आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा आपके माउथ में और उसके अलावा आपको चेस्ट पेन होगा और डिस्फेजिया होगी, आपको स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी फ़ील होगी और सोर थ्रोट रहेगा आपको, आपके गले में आपको पेन रहेगा स्वेलिंग की वजह से। तो ये सिम्पटम्स हमने गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ में डिस्कस किए थे। अच्छा और उसके अलावा अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो उसमें बेरियम स्वेलिंग आ जाता है। बेरियम स्वेलिंग बेसिकली एक केमिकल होता है केमिकल होता है जो कि सल्फेट बेरियम सल्फेट के नाम से वो हम पेशेंट को इंसर्ट करवाते हैं मतलब ड्रिंक करवाते हैं। उसके बाद एक्स-रे पे हम मतलब इमेजिनरी टेस्ट देते हैं। एक्स-रे पे देखते हैं कि जब वो इंसर्ट करता है, ड्रिंक करता है मतलब पीता है पेशेंट वो, पीने की वजह से जहाँ-जहाँ पे वो केमिकल्स गुज़रता है ना कंट्रास्ट आप तो पता होगा आपको कंट्रास्ट किसे कहते हैं। जहाँ-जहाँ से वो गुज़रता है वहाँ से वो लाइनिंग बनाता जाता है, ठीक है? तो जहाँ पे भी स्टमक के कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे वो डॉट दिखाई देगा आपको, ठीक है? फिर आप या फिर डॉक्टर समझ जाएगा तो यहाँ पे इसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर वहाँ से वो मज़ीद उस प्रोसीजर को बढ़ाएँगे। तो बेसिकली ये चीज़ इसलिए हम यूज़ करते हैं।
और उसके अलावा अपर एंडोस्कोपी यानी आप वहाँ पे एक कैमरा इंसर्ट करते हैं स्टमक के अंदर या फिर इसोफेगस के थ्रू, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि स्टमक के कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से फूड जो है ना वो स्वेलो नहीं हो पा रहा। अच्छा, फिर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये भी वही कह रहा है मतलब सिमिलर है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ में। तो वहाँ पे भी हमने क्या चीज़ बताई थी ट्रीटमेंट के हवाले से, हमने कहा था कि आपने मतलब ओमेप्राज़ोल वगैरह, राइज़िक वगैरह ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा हमने एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहा था जिसमें रेनिटिडाइन, सेमेटिडाइन ये चीज़ें आ रही थी, ठीक है? तो ये चीज़ आपने यूज़ करनी है। और इसके अलावा लाइफ़स्टाइल चेंजिंग में की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपने स्मोकिंग को स्टॉप करना है, ठीक है? और उसके अलावा आपने ऐसी डाइट लेनी है जो स्पाइसी ना हो, मतलब आपके हेल्थ के लिए लाइक आपको पहले से ही स्टमक का मतलब इश्यू आ रहा है, तो आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना है जिसकी वज़ह से आपको मतलब ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा हो, स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करना है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें इनसे अवॉइड करना है, तो ये चीज़ आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेस में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं इफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव और हर्निएट बिकम इंक्रीज्ड देन सर्जरी यूजुअली नेशन फंडुबुलेशन बाय थोरेसिक और एब्डोमिनल अप्रोच। अच्छा, अगर आप मतलब ये ट्रीटमेंट के थ्रू सेट नहीं हो रहा तो आप सर्जरी के मतलब स्टेप ले सकते हैं सर्जरी का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर है वो नाइसिन फंडुबिलिकेशन है, जिसमें क्या करते हैं हम स्टमक को इस तरह मतलब वो करते हैं, वाइम कर देते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है wrapping esophageal sphincter by wrapping a portion of the stomach around it to anchor it in place. मतलब यहाँ पे आप स्टमक को इस तरह रैप करते हैं जिसकी वजह से जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो भी अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है? और उसके अलावा जो फूड रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था वो भी नहीं होगा क्योंकि इसोफेजियल स्फिंक्टर सही काम कर रहा है और इसके अलावा जो अभी हर्निया का इश्यू आ रहा था तो वो भी नहीं आएगा। तो ये प्रोसीजर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सर्जरी के हवाले से और किसके लिए यूज़ करते हैं हाइटल हर्निया के लिए। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि इसोफेजियल में अगर कोई मतलब एब्नॉर्मलिटी आ जाए, तो जो कि दूसरी टॉपिक थी हमारी एक्लेज़िया जो हमने स्टार्टिंग में कहा था। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कैरेक्टराइज़्ड बाय इम्पेयर्ड पेरिस्टाल्सिस ऑफ द स्टमक मसल ऑफ इसोफेगस एंड इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि आपके जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही होती है लाइक जीआई ट्रैक्ट में, वो आपके इसोफेगस में इम्पेयर्ड हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मतलब वो उसमें एब्नॉर्मलिटी आ जाती है जिसकी वज़ह से फूड जो है वो ईज़िली swallow नहीं होता मतलब पास आउट नहीं होता। क्योंकि वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी इम्पेयर्ड हो जाते हैं जिसमें रिलैक्सेशन वग़ैरह ये सारी चीज़ें और इसोफेगस के अंदर जो आपका लोअर इसोफेजियल है वो इम्पेयर्ड हो जाता है जिसकी वज़ह से उसमें भी रिलैक्सेशन नहीं होती, सिर्फ़ वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो आप ऐसा समझें जब आप मुट्ठी बंद करते हैं ना तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन है, जब आप मुट्ठी खोलते हैं तो ये रिलैक्सेशन है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे यानी कि मुट्ठी बंद करेंगे तो वहाँ से तो कोई चीज़ पास आउट नहीं होगी, तो आप ऐसा समझें कि आपके जो इसोफेगस है वो भी इस तरह बंद हो जाती है तो फूड वहाँ से पास आउट नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं एक्लेज़िया कहते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसके मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो इसमें डिस्फेजिया आ रहा है आपको, आप मतलब स्वेलिंग की डिफ़िकल्टी होगी, आपको पेन होगा, क्योंकि एक चीज़ बंद हुई तो वहाँ से अगर कोई चीज़ पास आउट होगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पेन होगा और इसके अलावा चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद आप डिस्कम्फर्ट फ़ील करेंगे। आपका वेट लॉस होगा, क्यों वेट लॉस होगा? क्योंकि जो चीज़ आप खा रहे हो ना सॉरी जो चीज़ आप हाँ, बिल्कुल, जो चीज़ आप खा रहे हो वो एब्ज़ॉर्ब अच्छी तरह से नहीं होगी, आपको पेन होगा, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं खाएँगे, तो इसकी वज़ह से आपका वेट लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाएँगे, मुझे ये पेन है, ये कब ख़त्म होगा? तो ये चीज़ भी आपको फ़ेस करनी पड़ती है, जिसकी वज़ह से आपको वेट लॉस हो सकता है। उसके अलावा हार्टबर्न हो सकता है, आपको जलन हो सकती है स्टमक में, तो ये चीज़ आपको हो सकती है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करें एक्लेज़िया में, तो वेट लॉस होगा, निमोनिया हो सकता है आपको, निमोनिया क्यों होगा? क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं, तो हमारे मुँह में एक हार्मोन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा वो जो एयरवे होते हैं, जहाँ से लंग्स में एयर जा रही होती है, तो वो उसको क्लोज़ कर देता है। फिर हम खाना खाते हैं तो ईज़िली आपके हमारे इसोफेगस थ्रोट के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं इस कंडीशन में तो हमें पेन हो रहा होता है, तो उसकी वजह से ये एपिग्लॉटिस भी इज़िली काम नहीं कर पा रहा होता, तो हो सकता है आपका जो फूड के थोड़े बहुत टुकड़े होते हैं
या फिर फ्लूइड होता है आपका, जब आपके लंग्स में चला जाता है, तो जब आपके लंग्स में फ्लूइड भर जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको हो सकती है। उसके अलावा इसोफेगाइटिस हो सकता है। मतलब आपके जो स्टमक सॉरी आपके जो इसोफेगस है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है इसी एक्लेज़िया की वज़ह से, क्योंकि वहाँ पे मतलब हार्ट बर्न हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको कॉमन है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है वहाँ पे भी। अच्छा, उसके अलावा आपको इसोफेगस में कैंसर भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर ये कॉमन है इसोफेगस कैंसर, क्योंकि अगर आप इसकी ट्रीटमेंट जल्दी नहीं कर पाएँगे तो ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाएगा, फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। अच्छा, फिर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या रहा है कि एंडोस्कोपिकली गाइडेड इंजेक्शन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन। अच्छा, बोtulinum टॉक्सिन क्या होता है कि मतलब ये टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि हम यूज़ करते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्या होते हैं मसल्स रिलैक्स करने के लिए, टेम्परेरी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, बंद हैं इसोफेगस, वो थोड़ी बहुत रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से फूड पास आउट हो जाए, स्टमक में आपका पेन वगैरह ये थोड़ा बहुत मतलब टेम्पररी आपको कुछ मतलब रिलीफ मिल जाता है इसकी वजह से। अच्छा, उसके अलावा डीनर्वेट रिमूव। अच्छा, यहाँ पे आप रिमूव कर देते हैं, किसको रिमूव कर देते हैं, कोलोरेंजिक नर्व को, ठीक है, जो कि इसोफेगस डिस्टल इसोफेगस स्टॉप स्पॉज़म। ऐसा जो यहाँ पे जो क्लोरेंजिक नर्व है ना, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है स्टमक के अंदर, ठीक है? मतलब जब आप खाना खाते हैं तो ये रिलैक्सेशन करवाती है, जब खाना नहीं खाते तो ये आपके स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो इस कंडीशन में हम उस जो नर्व होती है उसको मतलब रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाती, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए ना, हमें रिलैक्सेशन चाहिए ताकि मसल्स जो रिलैक्स हों, फूड ईज़िली पास आउट हो। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा बैलून डायलेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अच्छा, उसके अलावा बैलून डायलेशन हम यूज़ करते हैं लाइक इसकी तरह। यहाँ पे देखें आपको, ये इस तरह आपकी जो है ना एसोफेगस हो जाती है, जिसकी वजह से फूड ईज़िली पास आउट नहीं होता। क्योंकि जो इसका इंटरनल डायमीटर है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। फिर यहाँ पे हम बैलून डायलेशन करवाते हैं या फिर कोई स्टेंट यूज़ करते हैं। स्टेंट बेसिकली क्या होता है कि ये एक मेडिकल डिवाइस होती है, जो कि हम किसी भी ऑर्गन को नैरो हो जाता है तो उसको मतलब खोलने के लिए, ठीक है? उस ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनके अंदर होलो ट्यूब होता है, ये भी यहाँ से फिर मज़ीद जो है ना चीज़ें यहाँ से ईज़िली पास आउट हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा बैलून डायलेशन की हमने बात की, मैं पहले स्टंट, अच्छा फिर ये स्टंट की बात कर रहा जो मैंने अभी आपको बताई, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेज़िया। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह ही मतलब इसोफेगस को हम ओपन करने के लिए ये सर्जिकली प्रोसीजर है, ये हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एंड होती है हमारी आज के ये दोनों डिसऑर्डर्स हाइटल हर्निया और एग्लेज़िया। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो लेक्चर के अंदर बिल्कुल ही डिटेल से समझा गया है। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको बिल्कुल ईज़िली क्लियरली हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।